एक ऐसी कंट्री जो यूएसए की एलाई है, जो नेटो के मेंबर है, वो नेटो के मेंबर होने के बावजूद जो एक तरह से अभी रशिया के साथ जंग में है, रशिया की फ्रेंड कैसे हो सकती है? कैसे एक लीडर जो प्राइम मिनिस्टर बना उस पोस्ट को खत्म करके प्रेसिडेंट बन जाता है, जिसके खिलाफ कू अटेम्प्ट होते हैं, तख्ता पलट की कोशिश होती है, वो फिर भी वहां पर खड़ा रहता है। और कैसे उस एक लीडर और उस एक कंट्री की वजह से आज इंडिया के साथ कई देशों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कैसे टर्की अपने आप को एक न्यू मुस्लिम लीडर की तरह दिखाना चाहता है और कैसे ऑटोमन अंपायर के सपने लिए एर्दोगान आज टर्की को लीड कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। इस वीडियो में वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाई टर्की इज सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ। क्यों वो मिडिल ईस्ट में या अफ्रीका में या साउथ एशिया में या फिर यूरोप में अपने आप को इतने स्ट्रांगली पुश कर पा रहे हैं। क्या है इसकी पूरी कहानी? Let's discuss first of all with why is Turkey seen as the new leader in the Muslim world? सऊदी अरेबिया और ईरान के अलावा कोई और बड़ा दावेदार पैदा हुआ है जो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने की बात करता है, तो उसका नाम है टर्की। और यह सब हो रहा है एक ऐसे लीडर के अंतर्गत जो है एर्दोगान। लगातार अपने आप को पुश करना एक ऐसी पॉलिसी के साथ जहां मुस्लिम वर्ल्ड को एक नया लीडर दे सके, वो कोशिश करते जा रहे हैं। उनका कॉन्फ्लिक्ट न सिर्फ ईरान के साथ है बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ भी है। वो एक समय में जहां ईरान के करीब थे, वहीं दूसरी समय में ईरान के एक क्लोज एलाई को हराने में बड़ा रोल निभाते हैं। अमेरिका के एलाई होते हुए भी वो रशिया के साथ संबंध बेहतर कर पाते हैं। और इस बीच उनके देश में खुद जब करप्शन चरम पे था और अभी भी करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है, इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, फिर भी एर्दोगान ने अपनी इस फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल किया है अपने आप को स्ट्रांगली पुश करने के लिए। इन सब कहानी को समझने के लिए कि क्यों वो अपने आप को एक नए लीडर की तरह उभार रहे हैं, क्या कहानियां हैं, हमें जानना होगा इस रीजन की ज्योग्राफी को, कि कैसे एर्दोगान अपने आप को लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड की तरह डिक्लेयर करना चाहते हैं, जिसके लिए ना सिर्फ उन्होंने डिप्लोमेसी का सहारा लिया है या आप समझ सकते हैं वॉर का सहारा लिया, बल्कि इवन मूवीज का सहारा लिया है। इर्तुगुल एक फेमस वेब सीरीज जो दुनिया भर में एक फिनोमेना बनी थी, उसका इस्तेमाल टर्की ने किया अपनी इमेज को पुश करने के लिए, शोकेस करने के लिए कैसे ऑटोमन अंपायर और कैसे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडरशिप की जब बात आती है तो सऊदी अरेबिया ईरान से कहीं ज्यादा टर्की इसके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन यह केवल एक पहलू है। दूसरा पहलू यह भी है कि इर्तुगुल के रूप से एर्दोगान अपने आप को पुश करना चाहते हैं। टर्की एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करती है, जो है तो टोटली लगभग एशिया में, पर अपने आप को यूरोपियन बताने की पूरी कोशिश करती है। इसे सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं। और टर्की की ज्योग्राफी जो है वो उसको ऐसी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करती है जो बिरले किसी देश को मिलती है। अगर आप देखें टर्की को, जिसने अपना नाम बदल के तर्कीय कर लिया है, लेकिन हम इसको सहूलियत के लिए अभी टर्की ही बोलेंगे। तो टर्की या तुर्की जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहां एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ एशिया। इनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती है। दो इंपॉर्टेंट सीज के बीच में, यानी ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में बसी हुई कंट्री बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के बीच में है। एक तरफ इसके ऊपर जहां आपको यूक्रेन दिखेगा, जहां पर ऑलरेडी अभी रशिया एक वॉर में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन के पास सीरिया में असद के साथ जंग में खुद कई सारे रिबल्स जिनको सपोर्ट टर्की कर रहा था वो इन्वॉल्व था। इसके अलावा आपको पता ही है इजराइल में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान, इराक, लेबनान में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही थी इजराइल के साथ। इसके अलावा टर्की के खुद के कई कॉन्फ्लिक्ट हैं ग्रीस के साथ और साइप्रस के साथ। इन सभी मुद्दों के अलावा अगर आप और जाएं तो यहां अर्मीनिया अजरबैजान की एक जंग हुई नगार्नो काराबाग को लेकर, जहां पर टर्की की मदद से अजरबैजान ने एक स्ट्रॉन्गर अर्मीनिया को हरा दिया। दूसरी तरफ इनकी मदद से ही HTS नाम की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जो पहले अलकायदा का पार्ट थी, उसने यहां से सीरिया को हराने में कामयाबी हासिल की, सीरिया में असद को हराने में कामयाबी हासिल की। और अब उम्मीद कर रहा है टर्की कि इसका फायदा उठा के वो यहां पर जो कुर्द लोग रहते हैं उनको तबाह कर पाएगा। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये सब करके टर्की ये भी दिखाना चाहता है कि कैसे वो इस्लामिक वर्ल्ड का एक ऐसी कंट्री है जो सुन्नी मुस्लिम्स के लिए भी, जो
इजराइल के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा इनकी डिफेंस इंडस्ट्री ने इन्हें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है, खासतौर पे इनके ड्रोन्स की वजह से ही अजरबैजान ने आर्मेनिया को बड़े लेवल पे हराने में कामयाबी हासिल की। और ड्रोन्स की वो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको ये कई एरियाज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे इंडिया का भी सरदर्द बढ़ रहा है। तो ये पूरी ज्योग्राफी जो टर्की की है वो उसको ऐसी लोकेशन में डालती है जहां इसके कई देशों के साथ विवाद है। वो विवाद कौन कौन से हैं, कहां कहां हैं, जरा इसको समझते हैं। जब इस मैप पे हम फोकस करें तो हमें यह भी देखने को मिलेगा कि हाल में वो पहुंचे कायरो यानी इजिप्ट में जाके वो सीरिया के बारे में बात करना चाहते हैं। उससे पहले वो यूरोप में भी अपने रिश्तों को सही करने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन सबसे पहला विवाद सीरिया का। सीरिया और टर्की के बीच में जो हिस्सा है यह है एक ऐसा इलाका जहां कुर्द लोग रहते हैं, कुर्दिश लोग एक हिस्सा इराक का और एक हिस्सा टर्की का मानते हैं कि यहां पर कुर्दिश लोग रहते हैं, इसलिए उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। इसलिए लगातार वो अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड करते रहते हैं। तो इसलिए एर्दोगन के लिए और टर्की के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज कोई है तो वो है कुर्दिश पॉपुलेशन, क्योंकि कुर्दिश लोग उनके खिलाफ आजादी की डिमांड कर रहे हैं और टर्की कुर्द्स को एज अ एनिमी ऑफ स्टेट की तरह देखता है। उनकी पार्टी जो भी है उसे तबाह करने की कोशिश, उनके जो भी ग्रुप्स हैं उनको तबाह करने की कोशिश, और इसीलिए असद को हराना टर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि वो असद को हराने के बाद वहां से कुर्दिश लोगों को भी हरा पाए। लेकिन कहानी यहां थोड़ी सी अलग है। टर्की जो असल में पार्ट है नेटो का, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो असल में यूएस लेड ट्रीटी है, जिनके बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट है कि अगर आप एक देश पे हमला करेंगे तो सब पे हमला माना जाएगा। उस नेटो का मेंबर टर्की यहां पर कुर्दिश लोगों से लड़ रहा था, लेकिन कुर्दिश लोग, कुर्दों की आर्मी जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स थी, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? तो उसको सपोर्ट कर रहा था इनका ही दोस्त यूएसए, क्योंकि एसडीएफ वो ग्रुप था जो यहां लड़ रहा था 2015 में आईसिस से, और आईसिस से लड़ने के लिए इन्हें चाहिए थे हथियार, जो हथियार इन्हें प्रोवाइड किए यूएसए ने। उन्हीं हथियारों की मदद से ये आईसिस से लड़ता रहा और उस लड़ाई ने एसडीएफ को जीत हासिल की, और उसके बाद एसडीएफ स्ट्रांग होता चला गया। लेकिन जो हथियार कुर्द को मिले उसका इस्तेमाल टर्की के खिलाफ भी किया गया, और यही कहानी है जिसकी वजह से आज भी टर्की चाहता है कि जल्दी से इस हिस्से में रहने वाली मिलिटेंट्स को खत्म किया जाए, और इसीलिए एचटीएस ने पहले यहां पर असद को हराया। एक कारण तो यह था। दूसरा कारण था असद खुद एक इंपॉर्टेंट अलावाइट शिया लीडर है। यहां पर सुन्नी मेजॉरिटी थी। जब तक यहां पर असद का रूल था, कई सारे सुन्नीज ने देश छोड़ के टर्की में पनाह ली। यहां पर बहुत से रिफ्यूजीज थे। असद की हार के बाद वो लोग वापस यहां पर आएंगे और एर्दोगन को इस्लामिक वर्ल्ड में काफी ज्यादा वैल्यू मिलेगी। सऊदी अरेबिया खुद एक सुन्नी कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरेबिया ऐसा कुछ कदम नहीं उठा पाया। इवन सऊदी अरेबिया जब लड़ता भी है, जैसे अभी वो यमन में सालों से लड़ रहा है, वहां भी उसे हौती रिबल्स के सामने कोई जीत देखने को नहीं मिली। इसलिए एक तरफ जहां ये टर्की के दूसरी दिक्कत कुर्द को शांत करेगा, बल्कि सऊदी अरब के खिलाफ अपने आप को जो स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाने में भी कामयाबी हासिल करेगा। इसका मतलब ये है जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इनकी तरफ देखेंगी, और कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है जहां कई ऐसी कंट्रीज हैं जो अब एर्दोगन की तरफ पॉजिटिवली देख रही हैं इस्लामिक वर्ल्ड में। इससे पहले भी चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, टर्की उसमें कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन इनकी दिक्कत यह थी कि लगातार इनके देश में बॉम्बिंग्स और हमले हो रहे थे। तो कुर्दिश मिलिटेंट हो, आईएसआईएस हो, इन सब ने इनके ऊपर हमले किए थे। तो इसलिए ये चाहते हैं कि एक बार वो एरिया खत्म हो जाए तो इनके ऊपर पावर भी बढ़ जाए। 2023 या उससे पहले भी एक फीलिंग देखी गई है जहां वो न्यू ऑटोमनिज्म को पुश कर रहे हैं। अब न्यू ऑटोमनिज्म क्या है? देखिए, ऑटोमन अंपायर जो थी वो लास्ट ग्रेट मुस्लिम अंपायर कही जाती है, और ऑटोमन अंपायर असल में इतनी बड़ी थी कि जो आज का मिडिल ईस्ट है वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ईरान तक ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में था। उस समय में लेबनान में भी शांति थी, सीरिया में भी शांति थी, और इवन इजराइल में भी कुछ हद तक शांति हुआ करती थी उस ज्योग्राफिकल एरिया में। तो इनका मानना है कि जैसे ऑटोमन अंपायर और उसका जो असली सक्सेसर स्टेट है वो टर्की ही है, और टर्की ही इन चीजों को ठीक से बैलेंस कर सकता है। जैसे रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट देखा जाता है, वैसे टर्की अपने आप को ऑटोमन अंपायर का अगला सक्सेसर देखता है। ऐसे कई भाषणों में, कई ऐसी चीजों में ऑटोमन अंपायर का जिक्र करने से कभी नहीं चूकते एर्दोगन। इसको पुश करने के लिए उन्होंने हागिया सोफिया जो एक चर्च थी उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया।
हालांकि ये भी बातें हैं कि पहले वो शायद मॉस्क हुआ करती थी, ऐसी बातें भी हैं, लेकिन मेजरली काफ़ी समय तक वो चर्च रही, उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया। उसके बाद हाल में एक और उन्होंने चर्च को मॉस्क में कन्वर्ट किया है, जिसके बाद हालांकि इनकी तारीफ इस्लामिक वर्ल्ड में जरूर हो रही है, पर क्रिश्चियन कंट्रीज को इनसे दिक्कतें भी उभरती दिख रही हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ अच्छा ही हो रहा है? ऐसा नहीं है। टर्किश जो करेंसी है लीरा, उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है, लगातार उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई। 2003 में जब ये चुन के आए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की, तब तक टर्की एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव सी कंट्री दिखती थी। लेकिन अपने चुनाव के बाद धीरे धीरे उन्होंने पावर को यहां बढ़ाया और पहले तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को खत्म किया, प्रेसिडेंट बने और आज तक वहां पर रूल कर रहे हैं। इनके खिलाफ एक कू यानी एक तख्ता पलट की कोशिश भी हुई, जिसको इन्होंने बहुत स्ट्रांगली खत्म किया। और इनके विरोधी जो होते हैं, इनके खिलाफ करप्शन के आरोप जब लगे, इनकी पार्टी के ऊपर करप्शन के आरोप लगे, काफी ज्यादा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस टर्की की जब खराब हुई, तब टर्की ने सहारा लिया है फॉरेन पॉलिसी का, अपने लोगों को बरगलाने के लिए कि देखो हमने यहां पे ये हासिल कर लिया, वहां पे वो हासिल कर लिया। आज भी टर्की बड़ी स्मार्टली यूएसए और रशिया को बैलेंस करता है, जहां एक तरफ एर्दोगान ये कहते हैं कि मेरे अलावा दुनिया में कोई बड़ा लीडर है तो पुतिन ही है, वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका के नेटो के अलाई हैं और ईयू के मेंबरशिप भी चाहते हैं। और इसीलिए अभी टर्की की लोकेशन, उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन उसको इतनी स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रही है कि वो अपने इन कार्ड्स को ढंग से प्ले कर पाए। अभी अगर हम देखें तो ये जो इलाका है सोमालिया का, यहां के बेरबरा पोर्ट का एक्सेस भी इथोपिया को मिला, लेकिन इथोपिया के इस पोर्ट के एक्सेस का विरोध कर रहा था सोमालिया, क्योंकि इस हिस्से पर सोमाली लैंड बन चुका है। इसको रिजॉल्व करने के लिए वो किसके पास गए? वो गए एर्दोगान के पास, क्योंकि एर्दोगान ने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी अपने कनेक्शन को लगातार ग्रो किया है। और इन सब के पीछे जो एक बड़ी वजह है वो है उनकी डिफेंस इंडस्ट्री, उनके कैपेसिटी। चाहे हम बात करें एचटीएस की, जिसने अभी सीरिया में असद को हराया, ये व्यक्ति है जोलानी। जोलानी वो व्यक्ति है जिसके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड है फ्रॉम अमेरिका, लेकिन अब एचटीएस ने सीरिया की इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा कर रखा है। चाहे वो रशिया का नेवल बेस हो टार्टस, वो भी इनकी निगरानी में ही चलेगा। तो अगर अमेरिका को जोलानी से बात करनी है तो उन्हें टर्की के थ्रू ही करनी पड़ेगी, जो टर्की को कैपेसिटी देता है नेगोशिएट करने की। जिसका मतलब टर्की को अगर कोई वेपन्स चाहिए, F-35 चाहिए, तो वो उनको मिलेंगे किससे? अमेरिका से। और नेगोशिएशन पे उनको फायदा मिलेगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका पे दोबारा अपनी गद्दी संभालेंगे उसके बाद भी। तो इन कारणों से आपको दिखेगा कि टर्की ना सिर्फ अफ्रीका में बल्कि मिडिल ईस्ट में, एशिया में, हर जगह अपने आप को पुश कर रही है। और मेजर जो ऑब्स्पेक्ट है इन सब का वो है इनकी डिफेंस इंडस्ट्री, इनकी मिलिट्री प्रेजेंस। ये मिलिटेंट्स को ट्रेन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से कई देशों में जहां भी डिक्टेटर्स हैं, इनकी प्रेजेंस लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम रिसेंट एग्जांपल्स की बात करें, आर्मेनिया अजरबैजान की एक जंग, जहां पर आर्मेनिया को हमेशा से रशिया का साथ मिलता आया है और आर्मेनिया के पास बड़े बड़े टैंक्स थे, लेकिन बैटलफील्ड पे वो हार गए क्योंकि उनको मिले थे प्रीडेटरी ड्रोन्स जो टर्की के हैं। और उन ड्रोन्स ने अजरबैजान को वो कैपेसिटी प्रोवाइड की कि बिना अपने सोल्जर्स को गवाए वो बड़े बड़े टैंक्स को तबाह कर सकते हैं। ऐसे ही ड्रोन्स की डिमांड फिर यूक्रेन में उठने लगी और कुछ ड्रोन्स उन्होंने सप्लाई किए भी, लेकिन फिर भी आज पुतिन टर्की के ऊपर ज़्यादा हमलावर नहीं होते। इसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि उनका जो टार्टस का नेवल बेस है सीरिया में, वहां उन्हें अगर कंट्रोल बनाए रखना है तो उन्हें पुतिन को जरूरत किसकी है? एर्दोगन की। और एर्दोगन इस बात को अच्छे से जानते हैं कि टर्की के ऊपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए उनको अपनी इमेज को चमकाना पड़े, और वो इमेज चमकाने के लिए वो हर जगह, हर एरिया में अपनी आप को इजीली पुश कर सकते हैं। इसीलिए चाहे वो ब्लैक सी का इलाका हो जहां पे रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में वो इन्वॉल्व है एज अ बैलेंसर, चाहे सीरिया में जहां अपने आप को तेजी से पुश कर रहे हैं अपने दो एरियाज को पूरा करने के लिए, दो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। पहला, असद की हार के बाद सीरिया में अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए, प्लस सऊदी अरबिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। इतना ही नहीं, जब कतर के साथ सऊदी अरबिया के कॉन्फ्लिक्ट बढ़े थे, तब टर्की ने कतर के साथ संबंधों को और बढ़ा लिया था। जब यूएई और बाकी कुछ देशों ने इजराइल के करीब जाने की कोशिश की अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद, तो उनका विरोध किया टर्की ने। लेकिन टर्की खुद इजराइल के साथ ट्रेड करती है। वो दिखाता है कि असद को हराना अलग बात है, लेकिन डिप्लोमेसी में अपनी बातों को पुश करने में अपने ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान रखना टर्की का उद्देश्य जरूर है, लेकिन जो वो कहते हैं वैसा वो हमेशा करते नहीं है। तो इसीलिए इजराइल के साथ संबंध अभी भी बने हुए हैं। वो अल कायदा का जो ग्रुप
एचटीएस पहले अलकायदा का पार्ट था, वो सीरिया में कब्जा करता है, तब भी उससे दोस्ती इनकी बनी रहती है। जिस ग्रुप ने आईसिस से लड़ाई लड़ी उसको भी हराने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। और इन सब के पीछे वजह होती है क्या, कि टर्की की ज्योग्राफी। उनके पास आज कैपेसिटी है कि वो ड्रोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और दिक्कत यहां तक आ चुकी है कि टर्की लगातार अपने रिलेशंस रशिया और ईरान के साथ भी बेहतर रखता है, और यूएसए का तो वो वाला है ही, इसने अपने मिलिटेंट ग्रुप्स को इराक में भी भेजा है। टर्की ने अपने मिलिटेंट ग्रुप के साथ जो विवाद इस पूरे रीजन में बनाए रखा है, ठीक उसका उल्टा आपको ग्रीस और साइप्रस में देखने को मिलता है, जहां इनके साथ टेरिटोरियल विवाद है। ग्रीस के साथ इनका लगातार एगन सी में डिस्प्यूट बना हुआ है, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट ग्रीस को मिलता है, लेकिन फिर भी यहां कोई कॉन्फ्लिक्ट उतना बड़ा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन एक विवाद इनके साथ हमेशा दिखता है। ठीक ऐसा ही टर्की का साइप्रस के साथ हाल है, लेकिन वो पता है, उन्हें पता है कि यहां पर यूरोप का पावर बैलेंस है, इसलिए ग्रीस और साइप्रस पे वो उतने एग्रेसिव नहीं होते जितने वो बाकी कंट्रीज के ऊपर हो जाते हैं। टर्की को अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन का भी एहसास है, और इसीलिए एर्दोगान ने अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए लगातार मिलिट्री और मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। अब जब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट्स की और चीज़ों की, तो इन्होंने लगातार सीरिया के सिविल वॉर को जीता, और उसके बाद या उससे पहले अगर हम देखें तो जब इनके खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ था, एक बड़ा कू अटेम्प्ट किया गया था, तब इन्होंने अपने साथ मिलके आर्मी को मिलाया, अपने जो लॉयलिस्ट थे उनको मिलाया, और बहुत स्ट्रांगली, बहुत क्रूशली क्रश किया अपने सारे अपोजिशन को। टर्की की ज्योग्राफी, एर्दोगान का पॉलिटिकल कंट्रोल और उनकी कल्चरल इमेज, जहां वो धीरे धीरे हागिया सोफिया की बात हो या बाकी एक और जो चर्च है जिसको कन्वर्ट करके उन्होंने फिर एक बार मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, ये दिखाता है कि कैसे लगातार टर्की पुश कर रहा है अपना कल्चरल रोड मैप दुनिया के ऊपर। और उसके पीछे एक ही व्यक्ति है, एर्दोगान, जो अपने आप को नए सुल्तान की तरह पुश करना चाहते हैं। चाहे वो बात हो अफ्रीका की, चाहे बात हो बांग्लादेश की, जहां पर खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के पास भी टर्किश ड्रोन्स आ चुके हैं, जिससे वो इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर सर्विलेंस बढ़ाना चाहता है। चाहे बात हो पाकिस्तान की, जिनके साथ वो अपनी ट्रेड रिलेशंस के साथ साथ डिफेंस रिलेशंस को और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं। चाहे कतर हो, चाहे सीरिया, चाहे हो सोमालिया या सोमालीलैंड या फिर इथियोपिया, हर जगह पर लगातार आपको दिखेगा कि एर्दोगान अपने आप को और स्ट्रांगली पुश कर रहे हैं। चाहे सोमालीलैंड की इंडिपेंडेंस की बात हो या फिर पाकिस्तान के पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ नज़दीकियां बढ़ाना और उनके साथ नए नए इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करने की बात हो, कश्मीर पे स्टेटमेंट देने की बात हो, हर जगह एर्दोगान अपने आप को पुश कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एर्दोगान भी जानते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो नहीं रही। जो टर्किश इकोनॉमी है वो जिस लेवल पे होनी चाहिए वहां पर नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का पूरा फायदा उठा के अपनी मिलिशियाज, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज और अपनी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज का फायदा उठा के और अपनी ज्योग्राफी का भरपूर फायदा उठा के एक ऐसी गेम एर्दोगान अभी खेल रहे हैं जिसमें फायदा हो तो रहा है टर्की को, लेकिन कब तक होगा ये देखने वाली बात है। चाहे पुतिन हो, चाहे ट्रंप या फिर बाइडेन, इन सब के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश वो करते ही आ रहे हैं। सीरिया की इस पूरी कहानी में एचटीएस ने इस पूरे रीजन पे कब्जा किया, यानी यहां पर अब कंट्रोल बढ़ गया है टर्की का। तो जो एयर बेसेस हैं, जो टाटस की एयर बेस की हम बात करें, जो एक नेवल बेस है, या फिर हम खिमिम की एयर बेस की बात करें, यहां पर जो प्रेजेंस है वो आज एचटीएस की है, जहां पर टर्की ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो इनके बैरक्तार TB2 कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, इन्होंने इनको दुनिया में कई देशों का चहेता बनाया है। पर ये कॉन्फ्लिक्ट और इन कॉन्फ्लिक्ट से होने वाले फायदे कब तक इनकी मदद कर पाएंगे, इस टाइम ही बताएगा। आई होप टर्की की इकोनॉमी भी वैसे ही ग्रो करे, और जो इनकी दमनकारी नीतियां हैं, यानी इनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको तबाह कर दिया जाता है। करप्शन हाई है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस लगभग कंपैरेटिवली उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती है, और इन विवादों के बीच में टर्की कहां जाता है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम सब ने देखा है कि जब अलकायदा या आईसिस की बात हो तो वो सब जिसने खड़े किए, आखिरकार उन्होंने उसके खिलाफ ही हिंसा का सहारा लिया। तो क्या टर्की के साथ ये होगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखते रहिए ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।